सुस्वागतम दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज में से पहला अध्याय देख रहे हैं, अहमदनगर का किला, जिसके लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक ही जवाहरलाल नेहरू है। और भारत की खोज पाठ्य पुस्तक का विद्यार्थी संस्करण जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसमें से हम अध्याय देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जल्दी से जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 प्रयागराज में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई थी। और इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। जैसे कि हम सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए फटाफट हम परिचय देखते हैं। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता है। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज़ बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। चलिए पुस्तक के बारे में भी हमने थोड़ी सी जानकारी इसमें ले ली है। विस्तृत में चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जहां 1942 से 1945 तक जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था, ये एक समय में नहीं, बार बार इस जेल में रखा गया है। और जो अहमदनगर का किला है, ये अहमदनगर जो है वो पुणे से 120 किलोमीटर और औरंगाबाद से 115 किलोमीटर, मतलब दोनों तरफ से बीच में आता है अहमदनगर। और यहाँ जो किला है, इस किले को जेल का रूप दिया गया था, जिसमें कक्ष क्रमांक 8 में जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। और यहाँ जो है जवाहरलाल नेहरू ने यह भारत की खोज किताब लिखी है। चलिए अहमदनगर किला देखते हैं। जैसे कि प्रारंभ में बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने यह किताब लिखी और अपने विविध बार बार यहाँ जितने बार भी उनको जेल में रखा गया था, उन सभी में इन्होंने अपनी इस किताब को पूरा किया है। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 को यहाँ पर जो लिखा है वो आपके समक्ष है। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। इसका मतलब यह है कि इससे पहले 8 बार जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर आ चुके थे। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। अंधियारे मतलब अंधेरा, और दूज का जो चांद है अर्थात शुक्ल पक्ष का दूसरे दिन का चांद। हम सभी जानते हैं चंद्र की जो चंद्र कलाएँ हैं वो इस प्रकार से है कि अमावस्या से प्रारंभ होते होते पूर्णिमा तक पहुँचता है और पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक आते हैं। ऐसे 15-15 दिन का समय माना जाता है और इस दरमियान चंद्रमा घटता और बढ़ता है। तो शुक्ल पक्ष जब शुरू हो जाता है उसका दूसरा दिन दूज का चांद कहलाता है। शुक्ल पक्ष से दूसरा दिन, तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया है। मतलब पूर्णिमा से पूर्णिमा लगभग 1 महीने का समय है। तो यहाँ जो है जवाहरलाल नेहरू जी का 1 महीना बीत चुका है, ये चांद उन्हें बता देता था। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर अर्थात साथी रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। पहला जो भाग इसमें किया है इन्होंने वो किया है अतीत का भार। भार अर्थात बोझ।
हमारे मन पर जो बोझ होता है, अतीत अर्थात भूतकाल, भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित हुई उसका बोझ हमारे हृदय पर है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूंकि यह एक किला था इसलिए यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा खराब थी और ज़्यादातर पथरीली मिट्टी थी, अर्थात पत्थर ज़्यादा थे इसके अंदर। और बागवानी करने का काम अर्थात पेड़ लगाना, उसकी देखभाल करना, ये काम जवाहरलाल नेहरू जी करने लगे, लेखक करने लगे। चूंकि यहाँ इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दूर भी संधियां देखी है। अर्थात ऐतिहासिक स्थल अर्थात किला है और किले में कई बार आक्रमण हुआ होगा किले के ऊपर और बहुत सारी दीवारें गिर गई होंगी, मिट्टी पत्थर सब वहाँ पर बिखरे पड़े थे। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो यहाँ जो सबसे बड़ी घटना इस अहमदनगर किले की थी वो ये थी कि यहाँ पर चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला थी जिसने अकबर के शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था, और उसका दुर्भाग्य यह रहा कि उसके एक साथी ने उसे पकड़वा दिया और उसने उसे मार दिया। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह से बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। अब यहाँ जो खुदाई हो रही है, लेखक तो खुदाई इसलिए कर रहा है ताकि पेड़ पौधे बो सके, लेकिन यहाँ जो विशेष चीज़ें दिखाई दी कि दीवार के नीचे दबे हुए गुंबदों और इमारतों को ऊपरी हिस्से लेखक को खुदाई के समय मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली, ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। ऐतिहासिक खुदाई करना पुरातत्व विभाग का कार्य है और ये जब खुदाई करते हैं तो बड़े सावधानी से करते हैं ताकि इतिहास की चीज़ें जो निकल रही हैं, इतिहास के मलबे से, जमीन के मलबे से, इमारतों के मलबों से जो बहुमूल्य चीज़ें मिल रही हैं, जो इतिहास को दर्शाती है, इतिहास का आईना होती है, उसमें किसी प्रकार की टूट फूट ना हो। इससे बचने के लिए बड़े सावधानी से खुदाई की जाती है। लेकिन लेखक के पास इन साधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी और ना ही अधिकारियों ने इन्हें अनुमति दी कि आगे तक जाकर खुदाई कर सके। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। पैगंबर से तो वैसे तो हम सभी परिचित हैं। पैगंबर जो थे वो मुसलमान धर्म के ईश्वर के दूत कहलाते थे और उनके दिए गए संदेशों को कुरान पाक में संकलित किया गया है। तो ना ही लेखक जो है वो पैगंबर की भूमिका को अख्तियार कर या अपना कर भूतकाल की सारी घटनाओं को लिख सके और ना ही भविष्य के बारे में कुछ विधान कर सकते थे। बचा रहता है अतीत पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्ता पूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास लिखना भी आसान काम नहीं है। इसके लिए गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है, चीज़ों को परखने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है और घटनाओं को कल्पना का आधार देकर इतिहास की सच्चाई पर कसकर उसे शब्दों में बांधना पड़ता है। तो यह काम भी आसान नहीं है। गेटे एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, उन्होंने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है, और जिस प्रकार से लेखन करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मन के बोझ को हल्के करते हैं। अतीत का दबाव, हमारे मन में जितने भी विचार है वो हमारे मन पर दबाव डालते हैं, प्रभाव डालते हैं और हमें क्या करते हैं, सोचने के लिए बाध्य करते हैं और हमें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया। दबाव भला हो या बुरा,
दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि लेखक जो है दबाव के वशीभूत होकर, उससे मुग्ध होकर लिखने के लिए प्रेरित तो हो रहा है, लेकिन लिखना इतना आसान नहीं होता है। और जब ऐसी बात हो कि बहुत प्राचीन सभ्यता के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दबाव मन में तैयार हो जाता है। जैसे कि यहाँ लेखक कह रहा है, भारत और चीन की सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, अर्थात मैं किन बातों का जिम्मेदार हूँ, किन बातों को मुझे दिया गया है? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है? तो लेखक कह रहा है कि मेरे पास विरासत, अर्थात मुझे मेरे पूर्वजों ने क्या दिया है और मैं उसके लिए कितना जिम्मेदार हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी कितने हद तक निभा सकता हूँ। दुख का, उल्लास का और साहसिक कार्यों का किस प्रकार से मैं उसका जिम्मेदार या उस वो विरासत में मुझे प्राप्त हुई है, और वो हमेशा लेखक को आकर्षित करती रही है। मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पूर्वजों से हमारा शरीर बनता है, हमारे पूर्वजों से हमारी सोच बनती है और हमारे विचार उसी से व्यक्त होते हैं। इसको संक्षिप्त में लेखक ने यहाँ बताया है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर की है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, और लेखक को थोड़ा डर भी लगता है कि इतना कठिन विषय, जटिल अर्थात कठिन, इतना कठिन विषय जिसे स्पर्श करना अर्थात छूना, और वो भी सतही तौर पर गहराई तक जाकर सोचना इतना आसान नहीं है। इसलिए लेखक को थोड़ा डर भी लगता है कि इसकी कठिनता को मैं ठीक तरह से व्यक्त कर पाऊंगा या नहीं, इसकी जटिलता को मैं ठीक तरह से व्यक्त कर पाऊंगा कि नहीं, इसकी सच्चाई की तह तक मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं। तो लेखक सन 1953 में, अर्थात जवाहरलाल नेहरू 1953 में अर्थात स्वतंत्रता के बाद पुनः इस किले पर पहुंचे थे, और यहाँ आपको उसका दृश्य सामने दिखाया जा रहा है। लेखक ने पुनः अहमदनगर किले की यात्रा की थी, वो दृश्य आपके समक्ष है। चलिए, पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।